था कि एक ब्लैक स्वान मोमेंट है, दिस इज द सेकंड ब्लैक स्वान मोमेंट हैपनिंग। इतने बहुमत के साथ एनडीए एक बार फिर से वापस आ रही है, तो बड़ा सवाल ये कि आपको क्या लगता है कि अगर यही आंकड़े फाइनल दौर तक रहते हैं तो क्या गलतियां आप लोगों ने की होगी और क्या अच्छा काम मोदी जी ने किया है? दो तीन टिप्पणियां संक्षेप में। एक तो कि अगर ये रुझान सही हैं तो आप 100% सही हैं। ये एक जबरदस्त भारी विजय है और मोदी जी, अगर ये रुझान, ये बड़ा अगर है, इफ इज अ बिग इफ, अगर ये रुझान रहते हैं तो मोदी जी बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। नंबर 2, अनुभव बताता है राजनीति का कि लोकसभा चुनाव जब अखिल भारतीय स्तर के होते हैं तो 10:15 बजे लगभग 3 टेबल तक होते हैं और इसलिए सही समय होता है 12, 12:30, यानी 12:30 और 1 के बीच में। तो अभी जितनी बातें कह रहे हैं बहुत बड़ी अटकल है और कई बार ये चौंकाने वाली अटकल होती है। जो अटकल है और जो परिणाम है वो विपरीत दिशाओं में होते हैं। नंबर 3, मैं समझता हूं कि अगर ये रुझान रहते हैं तो हमारी कहीं न कहीं 2-3 बहुत बड़ी खामियां रही होंगी। एक कि हम अपना संदेश पहुंचा नहीं सके और वो संदेश बड़ा सकारात्मक था। वो संदेश 3 या 4 बिंदुओं का था। रोजगार का था, कृषि की भारी तकलीफ का था और एक विभाजन की राजनीति, मतभेद की राजनीति, मनभेद की राजनीति का था और चौथा था राफेल का भ्रष्टाचार। इसके विपरीत मैं मानता हूं कि मोदी जी ने, अगर ये रुझान सही है, सफल रूप से एक तो हमारे सेना के अंगों को राजनीति में घसीटकर एक झूठे राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचा दिया है। दूसरा, उन्होंने कहीं न कहीं धार्मिक सोच और मस्तिष्क के विभाजन का सफलता दिखाई है। तो ये संक्षेप में इसका विश्लेषण होगा, लेकिन जैसा कहते हैं जो जीता वो सिकंदर और जो नहीं जीता वो विश्लेषण कर सकते हैं। अलग अलग तरीके कारण मिलेंगे आपको। अच्छा, एक चीज और अभिषेक जी, राजनीति में नारों का बड़ा महत्व होता है। एक छोटा सा नारा चुनाव जिता देता है और एक छोटा सा नारा अगर गलत हो तो बैकफायर कर जाता है, बैकफायर कर देता है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है कहा, ये नारा बैकफायर कर गया अभी तक जो फिगर्स यहां पर नजर आ रही है उसके मुताबिक? हम अभिषेक मनु सिंघवी जी से ऑडियो दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ विनायक दालमिया जुड़ गए हैं, कांग्रेस के ही विनायक दालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, आपकी अगर टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त के रुझान आप देख पा रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कई ऐसी बातें हैं जो वो कांग्रेस में होते हुए शायद नहीं पहुंचा पाए और मेरे सहयोगी रोहित ने सवाल पूछा था कि एक नारा चुनाव जिता सकता है, अच्छे दिन को 2014 में याद करिए, और एक नारा चुनाव हरा सकता है, चौकीदार चोर है को याद कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव, नकारात्मक पॉलिटिक्स आपको लगता है कि कांग्रेस ने और एक वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं दिया, ये सबसे बड़ी कांग्रेस की भूल थी कि आज कमल का फूल है। ये चौकीदार चोर है से ज्यादा अपने न्याय को प्रोजेक्ट करते ना, उससे पहले न्याय को प्रोजेक्ट करते अपने जी। इस पर जवाब दीजिए विनायक। जी ने कहा कि ये रुझान है, पूरी पिक्चर साफ होगी 12-1 बजे तक। 10:30 बज चुके हैं। दूसरा, अगर हाँ ये रुझान वास्तव में, सर 12 बजे दोपहर की मैं बात कर रहा हूँ, 12-1 बजे तक अगर वास्तव में ये रुझान परिणाम में ट्रांसफर होते हैं तो हाँ, कांग्रेस की कहीं ना कहीं खामियां रही होंगी और प्रधानमंत्री मोदी को जीत का मुबारक देना पड़ेगा। और जो अगर ये रुझान वास्तव में कायम रहते हैं तो जो हमारी मेन खामी ये थी, मैं नहीं मानता नेगेटिव कैंपेन खामी है। नेगेटिव कैंपेन की अगर आप बात करें तो उसकी जो बीजेपी ने सबसे बड़ी नेगेटिव कैंपेन करी है, वो जाति पे हो, वो धर्म पे हो, वो पर्सनल अटैक पे हो, वो सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे दुरुपयोग हो, नेगेटिव कैंपेन दुर्भाग्य से भाजपा ने करी है। तो मैं नहीं मानता नेगेटिव कैंपेन का आरोप आप कांग्रेस पे लगा सकते हैं। हाँ, अगर हम नहीं जीत पाते और भाजपा जीतती है तो हाँ, कहाँ हम, मतलब आप कह रहे हैं कि नेगेटिव कैंपेन आपने नहीं, बीजेपी ने किया। इसका जवाब मैं बीजेपी नेता से लेता हूं। श्रीकांत शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के पास चल रहे हैं। श्रीकांत जी, आपका स्वागत है। और अभी तक जो आंकड़े वो आपके फेवरेबल हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि अभी
जो भी कुछ है स्थिति, ये बीजेपी के नेगेटिव कैंपेन की वजह से। बीजेपी नेगेटिव कैंपेन कर रही है, बीजेपी जाति का के आधार पर वोट मांग रही है, उसने जातिगत बंटवारा किया, तमाम आरोप लगाते रहे। सुबह से कई नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, सभी आरोपों का जवाब जनता दे रही है और हमारा चुनाव पूरी तरह से एक पॉजिटिव कैंपेन पे था। हमने जो काम किया उसके आधार पर हमने जनता से आशीर्वाद मांगा। हमारे प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को एक पैकेज दिया, उसमें गरीब की झोपड़ी में बिजली की रोशनी हमारी सरकार ने दी, गैस का चूल्हा दिया, बहन बेटियों के लिए शौचालय दिया, गरीब को पक्की छत दी, बच्चों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत का लाभ दिया, किसान को किसान सम्मान निधि दिया, किसानों को जोड़ा समर्थन मूल्य दिया, नीम कोटेड यूरिया दिया और वहीं पाकिस्तान को नाक से पानी पिलाया। आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना की नाक के नीचे नेस्तनाबूद किया। उरी का, पठानकोट का, पुलवामा का बदला घर में घुसकर जाकर लिया। तो हमने यही तो कह रहे हैं कि आपने मान को पूरे विश्व के अंदर बढ़ाया, भारतीयों का गौरव बढ़ाया। हमने अपने काम के आधार पर जनता से आशीर्वाद गौरव बढ़ाया। आपने श्रीकांत शर्मा जी ये बात कही। हमारे साथ अभिषेक मनु सिंघवी जी एक बार फिर से थ्रू हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, आपको लगता है टर्निंग पॉइंट इस पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग का बालाकोट स्ट्राइक था? और जिस तरह से आप ही की भाषा में बोलूं तो मोदी सरकार ने इसको भुनाया, मोदी की सेना तक नैरेटिव को पहुंचाया। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा 2019 में? देखिए, मेरे को पता नहीं कि आपने मेरी पिछले वक्तव्य कितना सुना कितना नहीं सुना, क्योंकि मैं तो यहाँ से लाइन चली गई थी। मैं जो पहले बोला था वो दोहराऊं उसको, या आप वापस आपने सुन लिया? नहीं, आप सर इस सवाल का जवाब दे दीजिए। पहले लगभग हमने सुन लिया था। हेलो जी, यू कैन कंटिन्यू सर। हेलो अभिषेक जी, वी कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। मुझे लग रहा है शायद संपर्क टूट गया है। चलिए वापस श्रीकांत शर्मा जी के पास चलते हैं। श्रीकांत जी कहते हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश का आशीर्वाद नहीं मिलता है तब तक दिल्ली की सत्ता नहीं मिलती, और आप उसी सूबे के एक मंत्री हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यूपी में ऐसा क्या आपकी योजनाएं रही जिसके दम पर योगी जी 74+ का दावा कर रहे थे, और अब जमीन पर क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है? क्योंकि 2 घंटे में और क्लियर हो जाएंगे नतीजे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज आप उत्तर प्रदेश से? देखिए, 2014 में जो मुख्य मुद्दे थे, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, और देश की इकोनॉमी जिस तरह से धरातल पर जा रही थी वह एक मुद्दा था, और राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हमारे प्रधानमंत्री ने महंगाई को नियंत्रण में किया, भ्रष्टाचार पर केंद्र सरकार में पूरी तरह से अंकुश लगाया, और जिस तरह से हमने आतंकवाद को कुचलने के लिए जो हमारी कठोर नीति हमारे प्रधानमंत्री ने बनाई, जिस तरह से दुनिया भर के अंदर हमने अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित किए, जो हमारी कूटनीतिक विजय थी, तो ये कूटनीतिक हमारी रणनीति का हिस्सा था कि हमने उरी का बदला लिया, पठानकोट का बदला लिया, पुलवामा का बदला लिया। पहली बार ऐसा हुआ कि सीमा के उस पार जाकर बालाकोट में हमारे सैनिकों ने, हमारे एयरफोर्स ने जाकर बम्बारमेंट किया और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम किया, और पूरा विश्व हमारे भारत के साथ खड़ा रहा। ये हमारी डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। आतंकवाद को, पूरे विश्व को आतंकवाद के नाम पर इकट्ठा करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, और जिस तरह से मसूद अजहर को हमने ग्लोबल आतंकवादी घोषित कराया। आप इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक विक्ट्री, हमारी मनमोहन सरकार डिप्लोमेटिक विक्ट्री कह रहे हैं श्रीकांत जी। ये आपकी टर्म में डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, लेकिन विपक्ष की टर्म में, कांग्रेस की टर्म में ये दरअसल जो पॉलिटिकल विक्ट्री, इसको आपने उसके लिए इनकैश किया, यानी कि सेना का इस्तेमाल किया आपने। बालाकोट से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये लगातार आरोप लगाते हैं कि आपने सेना का इस्तेमाल किया अपने इलेक्शन कैंपेन में। देखिए, आरोप बिल्कुल बेसलेस है। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था उस समय पूरा श्रेय आपने श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया था, और देना भी चाहिए। लेकिन जब आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया, उरी का, पठानकोट का, पुलवामा का जब बदला लिया, तो फिर आप कहीं ना कहीं संकीर्ण सोच से ग्रस्त हैं। उस समय आप प्रधानमंत्री को पूरी तरह से क्रेडिट नहीं देंगे। जब यूएन के अंदर ग्लोबल आतंकवादी घोषित कराया हमने मसूद अजहर को, तब आप प्रधानमंत्री को क्रेडिट नहीं देंगे। जब चाइना कहीं ना कहीं अड़ गया तब उस समय कांग्रेस ने खिल्ली उड़ाई भारत की। ये कौन सी परंपरा है? जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था, जब इंदिरा जी नेतृत्व कर रही थी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़े प्रवक्ता थे देश के, और हमेशा सरकार की प्रशंसा करते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी सेना आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर रही है और कांग्रेस अध्यक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं।
अच्छा ठीक है, मुझे बताइए कि अमित शाह जी ने अगर आपको 74+ का टारगेट दिया है यूपी में, तो आप क्रेडिट अगर उस आंकड़े के पास पहुंचते किसको दीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी को या सीएम योगी को? देखिए, पूरा चुनाव मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के काम पर यह चुनाव लड़ा था। जब हम 5 साल हमारी सरकार पूरा करेगी उत्तर प्रदेश में, तब उत्तर प्रदेश की सरकार के काम पर हम लोग वोट मांगेंगे। अभी हमारे केंद्र सरकार ने जो काम किया है, उसको नीचे इंप्लीमेंट जो किया है, जमीन पर लोगों तक उसका लाभ जो पहुंचाया है, ये केवल और केवल लोकसभा का चुनाव है। आप लोकसभा में प्रधानमंत्री लोगों ने चयन करने के लिए वोट दिया है, और लोगों ने जो हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो काम किया, उसके आधार पर लोग हमको जुड़े, हमको लोगों ने आशीर्वाद दिया है। अच्छा श्रीकांत जी, मुझे ये भी बता दीजिए कि प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग हुई, ईस्टर्न यूपी का उनको प्रभार मिला, आपको लगता है कि प्रियंका गांधी का फैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? और अगर कर रहा है तो ये बहुत कंटेंशियस इशू था कि उनका लॉन्च होना, क्या ये बीजेपी को आपको लगता है फायदा ही पहुंचा के गया और महागठबंधन का वोट कट गया? देखिए, तो स्वयं प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा ने यहां कहा था कि हम तो वोट काटने के लिए आए हैं, और पॉलिटिकल टूरिज्म पर कांग्रेस परिवार के लोग यहां आते रहे हैं। उनकी प्राथमिकता में कभी उत्तर प्रदेश रहा नहीं, और इसीलिए देश की सबसे बड़ी पार्टी कहीं ना कहीं पिछलग्गू पार्टी बन गई है। उनके हालात तो ऐसे हो गए कि सपा और बसपा उनको मुंह लगाने को तैयार नहीं थे, कहीं ना कहीं उनके लिए साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। सबसे अनमेच्योर लीडरशिप आज की डेट में कांग्रेस की है, जिसके नेता को ये नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं। आप उनके भाषणों की सर्जरी करिए। अब तक जो उन्होंने भाषण दिए, उनकी सर्जरी जरूर करिए कि कितना झूठ वो बोलते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता को इस तरह से झूठ बोलना, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा भारी पड़ा है कांग्रेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ पूछना चाह रहे जी। माननीय शर्मा जी, आप हमें बताएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बादलों में रडार काम नहीं करता है। 1988 में ईमेल आ गया था। ये आप उधर जाना मुझे लगता है आज के दिन इस वक्त अप्रोप्रिएट नहीं है। आज ये बादलों में ना जाए, आज का दिन बात आप बादल सब करते छट हैं, रहे हैं। तो अब देखिए अनमेच्योर्ड कौन है। आज आप के बताएं दिन कि बादल अनमेच्योर्ड कौन है छट- कि जब इस तरह के फैक्ट परोसे जा रहे हैं देश के लिए आज, कि जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, उन बातों को हमारे प्रधानमंत्री परोस रहे हैं देश के आगे, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनका ऑडियो लिंक टूट जाएगा, तो मैं एक बार उनसे सवाल जरा डाल लेते हैं। श्रीकांत शर्मा जी, मुझे ये भी बताइए कि बार बार जब भी हम जनता के बीच जाते थे, उनसे बात करते थे, उनका कहना ये होता था कि लोकल कैंडिडेट तो मजबूरी है, प्रधानमंत्री मोदी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा कैंपेन मोदी के नाम से शुरू, मोदी के नाम से खत्म, बिकॉज यही आपकी यूएसपी रही है। लोकल कैंडिडेट्स के प्रति बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के रूप में देश में एक ऐसा नेता हमारे पास है जिनके पास 14 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव, 5 साल का प्रधानमंत्री का अनुभव, जिनकी बेदाग छवि है, कुशल प्रशासनिक क्षमता उनके पास है, पारदर्शी शासन व्यवस्था उन्होंने दी है, कोई 10 पैसे का दाग हमारे दामन पर लगा नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ा हमारे पास एक हमारा नेतृत्व है जिसका कद बहुत बड़ा है। और निश्चित रूप से ये चुनाव जब प्रधानमंत्री के नाम पर हो रहा है, तो प्रधानमंत्री के नाम पर ही हम लोग वोट मांगेंगे, क्योंकि 2014 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर था। ये प्रधानमंत्री जी मोदी के काम पर ही हमने जनता से आशीर्वाद लिया है। श्रीकांत जी, एक डेविल्स एडवोकेट की तरह आपसे सवाल पूछना चाहूंगी मैं कि अभी कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कांग्रेस को कोसा और कहा कांग्रेस ने तो हमें केसेस में फंसाया था, अब प्रपोर्शनेट एसेट्स का केस नहीं है। तो जो मोदी जी अपनी रैली में कह रहे थे कि ये तो कांग्रेस और अखिलेश के बीच में मैच फिक्सिंग है, बुआ हैज बीन टेकन फॉर अ राइड, ये मैच फिक्सिंग कहीं और तरह की कहीं और तो नहीं होगी? मुलायम जी ने तो पार्लियामेंट में भी आशीर्वाद दे दिया था मोदी जी को। हमारे देश के सभी बुजुर्गों ने आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री को दिया है। जिनको समझ है देश की, उन सबने हमको आशीर्वाद दिया है। जिन्हें समझ है इस देश की, उन्होंने सबने हमको वोट दिया है, वोट के रूप में आशीर्वाद दिया है। और जहां तक आप अखिलेश यादव जी की और राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, अभी तो परिणाम आने दीजिए, रात तक सिर्फ फुटबॉल खूब जोरदारी से होने वाला है इनमें, क्योंकि इनके निजी स्वार्थों पर ये कहीं ना कहीं गठजोड़ इनका था। देश का और प्रदेश का स्वार्थ इनके लिए कहीं महत्वपूर्ण नहीं है। मैं कोई टीका टिप्पणी में इन पर नहीं करना चाहता। आज हमारे लिए खुशी का दिन है और आज हम किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हम जनता को केवल और केवल आशीर्वाद, जनता का जो आशीर्वाद हमको मिला है, हम जनता का अभिनंदन करना चाहते हैं। श्रीकांत जी, बस चलते चलते एक लाइन में बता दीजिए, लड्डू कितने बजे के लिए ऑर्डर किया आपने?
लड्डू तो चल रहा है। देखो आपके सब मेरे साथ जो आपके कैमरामैन है, आपके जो रिपोर्टर है, सब मेरे यहाँ लड्डू खा रहे हैं। सुबह से ही लड्डुओं अच्छा, का पहले वितरण ही कर रहा है, बात है सही आप। से सब लोग लड्डू खा रहे हैं। confidence था। जब से एग्जिट पोल आया तब से लड्डू खूब बट रहे हैं, खूब बट रहे हैं। ठीक है। कॉन्फिडेंस था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विनायक डालमिया तो हैं हमारे साथ बने हुए, और सुनील देवघर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। सुनील जी, क्या कहेंगे अभी तक की जो रुझान आ रहे हैं? मैं कहूंगा अब तो 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, और टैली जो है वो बहुत फेवरेबल इस वक्त आपके दिख रही है। जी देखिए, मैंने 3 दिन पहले ट्वीट किया था कि बीजेपी अपने बलबूते पर 300 का आंकड़ा पार करेगी और एनडीए 360 के आगे चला जाएगा। आप और 3 घंटे इंतजार कीजिए, मैंने जो बताया वो आपको 100% सत्य दिखाई देगा। बीजेपी अपने बलबूते पर 300 का आंकड़ा टच करेगी, मैं दावे के साथ अभी बता सकता हूं आपको। ठीक है, विनायक डालमिया जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे यही सवाल कि यहाँ पर सबसे बड़ा झटका, यूपी में सत्ता की चाबी है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि किस तरह से मायावती और अखिलेश यादव के महागठबंधन को झटका लग रहा है। तो बीजेपी तो आपको कोस ही रही है। बहुत जल्दी अगर बुआ भतीजा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और आपको बोले कि आप हमारे वोट कटुआ साबित हुए, तो क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, आप मेरे को स्पेकुलेट करवा रही हैं किंतु परंतु में। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ना कोई किसी को वोट कटुआ कह रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आखिर के फाइनल परिणाम आने दीजिए, तब हम इस पे टिप्पणी करेंगे, तब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। अभी नहीं, इस लेकिन पे मायावती तो स्पेकुलेशन कह करने चुकी का है ना कोई कि फायदा कांग्रेस नहीं है। बीजेपी एक ही और थाली आप- के चट्टे बट्टे हैं। अगर कांग्रेस बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इस पे मैं आपसे आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? इस बयान पे कोई मैं जवाब नहीं दूंगा। आप मेरे से एक ब्रॉडर पॉइंट है, कांग्रेस पार्टी को हर पार्टी कहती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहती है आप चुनाव मत लड़िए, पंजाब में मत लड़िए, हरियाणा में मत लड़िए, बंगाल में मत लड़िए, केरला में मत लड़िए, उत्तर प्रदेश में मत लड़िए। तो मेरा इन सबसे शुरू से यही सवाल था, तो आपके मुताबिक हम कहां से चुनाव लड़ें? हाँ, अच्छा, ये बहुत विनायक वैलिड जी, है क्वेश्चन क्या है। बीजेपी के विनायक ने ये सामने बहुत पैन वैलिड इंडिया सवाल नेशनल पूछा है। पार्टी? इस पर एक क्विक रिएक्शन पैनलिस्ट को जोड़ ले रोहित। ठीक है। एक क्विक रिएक्शन पैनलिस्ट से ले लेते हैं। आ रही है, सबके पास आ रहे हैं एक एक करके प्लीज। कांग्रेस ने ये सवाल पूछा कि हर कोई ये ओपिनियन दे देता है कि भाई आप यहां से चुनाव मत लड़िए, हम इतनी सीटें देंगे। जैसे आप पंजाब और हरियाणा को फंसा रही थी, ममता दीदी कह रही थी कि दिल्ली में आप और कांग्रेस का अलायंस होना चाहिए, वहां पर कांग्रेस को घुसने नहीं दे रही है। तो कांग्रेस कोई एनजीओ चला रही है क्या? वो अपना सर्वाइवल देखेगी या फिर वो अलायंस करती फिरेगी? नहीं आंचल जी, जहां जहां रीजनल एस्पिरेशन ज्यादा है और जहां संभावनाएं बढ़ती हैं आपके जीतने या हारने की, आप वहां अलायंस करेंगी। जहां पे आपकी स्टेट यूनिट स्ट्रांग है तो आप वहां लड़ेंगे। तो एक नेशनल पार्टी के रूप में कांग्रेस जहां संभावित क्षेत्रों में जो जहां विनायक कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लॉजिकली सही है। बिल्कुल, तो मतलब ये कांग्रेस को ही ऐसा ज्ञान क्यों बांटा नहीं, जाता है और कि आप कांग्रेस अलायंस खुद करिए? इसका नहीं, कांग्रेस को कोई ज्ञान नहीं बांटता। कांग्रेस तय नहीं करती। रिकॉर्ड अच्छा, एक मिनट, अच्छा, अभी एक मिनट, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हाँ, पहली बार सेंसेक्स ने 40,000 का आंकड़ा पार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार की आहट इस वक्त दिख रही है, तो 40,000 के आंकड़े को छू लिया है पहली बार सेंसेक्स छू ने। लिया है सेंसेक्स ने। और यही वो सवाल था कि जिस दिन एग्जिट पोल के नतीजे आए थे 1400 पॉइंट्स, रोहित आपको बता दूं कि सेंसेक्स बड़ा था। तो जब मार्केट और बीएसई सेंसेक्स गुलजार होता है तो मतलब मार्केट का भी गो हेड हो जाता है सरकार के लिए। हम बिजनेस जर्नलिस्ट हमेशा हमारे उसमें ये कह हाँ, रहे थे हाँ। और सभी में, कॉर्पोरेट्स में और उनके जो संगठन है उन सब में ये कहा, वो उसी समय से कहा जा रहा था कि जैसे ही मोदी सरकार यदि आती है तो एक उछाल आपको देखने को मिलेगा और यदि नहीं आती है तो एक स्लंप मिलेगा। तो ये बिजनेस जर्नलिस्टों में और सब में ये होता है, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी क्या ये रिग्ड होता है या ये जनरल मार्केट का सेंटिमेंट होता है? ये मार्केट का सेंटिमेंट होता है। और उसका एक बड़ा उदाहरण यह है क्योंकि उस पर गुजराती जो हैं उनका एक बड़ा प्रभाव है और इसीलिए वो मोदी के आने पर
मैं आपने जो कहा ना, तो मैं इसलिए इशारों में आपको कह रहा हूँ। नहीं है, आप जो इशारे कर रहे हैं ना, हाँ, जहाँ जा रहा है, मुझे लगता है बीजेपी को ज्यादा अच्छा नहीं लगने वाला है। आप हर्षद मेहता, केतन बारिक की बात कर नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये देखिए, मतलब गुजराती जो खुश हो रहे हैं, इसकी उसमें एक बहुत बड़ा तबका गुजराती उसका है, और उसका एक सीधा नहीं, सीधा और ये उछाल ये पिछले 2-3 दिन से देखा जाने लगा। तो शेयर मार्केट में जो चेंज है, देखो जब क्या होता है, बाजार भी तब खुश होता है जब उनको लगता है कि एक मजबूत स्थिर सरकार आ रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि एक स्टेबल सरकार, कोलिशन अगर आ रही होती तो वो कोलिशन हो रहा था, डाइजेस्ट नहीं कर बिल्कुल नहीं पाते। होता। अगर एक डेफिनेटिव वर्डिक्ट आता है, अगर वो क्या कांग्रेस को मिले या बीजेपी को मिले, मजबूत बड़ी मजबूत सरकार। क्विकली ये निश्चित रूप से है कि जब मजबूत सरकार आती है, चीजें आती हैं, तो निश्चित रूप से लगता है कि इकोनॉमी फास्ट होगी, ग्रो करेगा। इंडस्ट्री को लगता है, कारपोरेट को लगता है कि उसे सुरक्षित माहौल मिलेगा, और जब ये मिलेगा तो निश्चित रूप से अपनी रिपोर्ट्स कह रही है कि वी आर लुकिंग एट इकोनॉमिक स्लो डाउन। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आ रही है उसके लिए बहुत मुश्किलों का टाइम है। तस्वीरें आ रही है। साध्वी प्रज्ञा, कोई तस्वीरें आप देख सकते हैं। साध्वी ना बुलाएं इनको, प्रज्ञा ठाकुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। साध्वी तो है ही। अभी ये मौन चल रहा है इनका या नहीं चल रहा है इस वक्त? मौन 21 पहर का था मौन, और एक पहर 3 घंटे का होता, 63 घंटे का कुल मौन था। मुझे लगता है शायद पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कब संकल्प लिया था, सारी एग्जैक्टली टाइम भी मुझे याद नहीं है। चाहेगी कि इनका मौन और कंटिन्यू हो, क्योंकि अगली बार लेकिन हालांकि तस्वीर में बोलती भी तो कुछ दिख नहीं रही है। हम सुबह हमारे इस पैनल में डिस्कशन हुआ था, और उस समय साध्वी प्रज्ञा की जीत पर या उसको मिलने वाले हर वोट पर दिल से माफ नहीं कर पाया। अच्छा, 30 सेकंड सबको देखते हैं ये तस्वीर के ऊपर। को मिलने वाले हर वोट पर ये आने लगा है कि क्या महात्मा गांधी की महानता को फिर से उस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा है। ठीक है, 30 सेकंड। इस पर हमने रिएक्शंस लिए हैं लगातार। ऐसा है, साध्वी प्रज्ञा का जो चुनाव है, वो साध्वी प्रज्ञा ने जो सेंटिमेंट्स पहले जो पैदा किया है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस सरकार ने मेरे साथ मुझे फंसाया है, ये वोट उस चीज को लेकर के पड़ रहे हैं। बाद में जो इन्होंने कम हुए 30 सेकंड। 2019 की तरह दर्जनों चुनाव होंगे, प्रज्ञा ठाकुर की तरह सैकड़ों कैंडिडेट आएंगे। गांधी जी की महानता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर लेकिन यहाँ पर बनते हैं तो मुझे दिक्कत है। अटल जी के राजनीतिक विचारों पर पुनर्विवेचना जरूरी है। कांग्रेस का बहुत बड़ा भूल था कि सफरन टेरर करके पूरा हिंदुओं को टेररिस्ट मानने के लिए मजबूत करने की कोशिश किया। इसके एक रिएक्शन है ये जो साध्वी प्रज्ञा का। देखिए, ये साध्वी नहीं है, आपने सही बात बोला, प्रज्ञा ठाकुर है सिर्फ, और ये साधुओं के नाम पे कलंक है, भगवा के नाम पे कलंक है। भाजपा ने इनको अपने ग्रुप में शामिल करके एक और आतंकी शामिल कर लिया है। बीच में नहीं, ये हर पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई दूसरी पार्टी गलती करे तो उसको एक्सपोज करे। प्रज्ञा ठाकुर का जो कैंडिडेचर है उससे कांग्रेस एक्सपोज हुई है इस इलेक्शन में, जिसका नहीं ये भाजपा क्या मोदी एक्सपोज हो गई ना, कि अगर ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता वाले लोग जो गोडसे को माफी नहीं सोच है, उन्होंने अपने मन की बात कर दी। भाई मन की बात कर दी यशवंत जी, सोच नहीं बदल। लेकिन एक चीज है ना, एक चीज है आप किसी को भी देशभक्त कह दो उठाकर, और उसके बाद कह दो कि मैं 21 पहर का मौन रखती हूँ, मुझे पश्चाताप हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है मुझे। गोडसे जी ने अपना जो भी गोडसे जी क्या बात है, हमारी आदत है हर एक के नाम पे। नहीं बहुत सही जी, आपत्ति हो गई थी सर, गोडसे जी कैसे हो सकता है? उन्होंने अपने जो राष्ट्रवाद को हत्या करके सारा खत्म कर दिया। उनके विचार को अगर पढ़ते हैं उससे पहले, वो पूरा राष्ट्रवादी विचार है, लेकिन उन्होंने जो काम किया जिसके लिए उनको फांसी मिली, उन्होंने अपना वो सारा चीज खत्म कर दिया। नहीं, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है सर? ऐसा शख्स जो मर्डरर था, हम सीधे तौर पर मर्डर नहीं कहेंगे, हत्यारा ही कहेंगे, आजादी दिलाई, देशभक्त किसी भी सेंस में नहीं कर दी। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी था। सुनिए, उनका अगर सारा विचार पढ़े, उन्होंने उनका विचार है कि अगले 5 सालों में गोडसे की थ्योरी लागू कर दी जाएगी और महात्मा गांधी को धरातल पर साध्वी प्रज्ञा को अपने स्टैंड पे रहना चाहिए था। अगर मैं कह रही हूँ कि वो देशभक्त है तो वो देशभक्त है। अगर फिर मेरे पार्टी के नेता आपत्ति जाहिर करते हैं तो क्यों वो नहीं रह गया, क्यों माफी मांग ली उस पर? बड़ा साफ है, अपना स्टैंड लेना चाहिए ना। स्टैंड उन्होंने माफी मांगी, और प्रधानमंत्री ने भी उस बात को गलत बोला। हम भी कहते हैं कि गोडसे हत्यारा था और उसको फांसी मिली, लेकिन उनका विचार अगर उससे पहले पढ़े तो राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त का विचार। सुनील देवधर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आप
इस साइड पे भी मैं आऊंगी। प्रज्ञा ठाकुर की तस्वीरें आई थी। सुनील जी, मुझे ये बता दीजिए कि जो अभी का आंकड़ा है एनडीए का हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, वो 321 कहता है। आपको कोई जरूरत नहीं है प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को बर्दाश्त करने की? क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? क्यों उम्मीदवारी कैंडिडेट रद्द नहीं करते हैं? क्यों मोदी जी ये नहीं कहते हैं कि मैं माफ नहीं कर सकता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा? सुनील जी, आप हमारे साथ हैं? मुझे लगता है कि शायद नहीं है सुनील जी हमारे साथ। लेकिन आंचल, जो अभी इस वक्त टैली सामने आ रही है, मुझे लग रहा है, मुझे इस वक्त ये लग रहा है इस टैली को देख के कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पिछली बार जो कांग्रेस की सीटें थी 44, उससे भी नीचे ना चली जाए इस बार, क्योंकि ये टोटल यूपीए का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है अभी तक? क्योंकि 11:15 का वक्त हो गया है, कई राउंड्स की गिनती बाकी है। हालांकि इस वक्त 11 समझ लीजिए एक सवा घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। 9:20 पर इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था लगभग। ठीक है, इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं हम सबसे। मैम, क्या लग रहा है आपको अभी जो फिगर सामने आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि फुल मेजोरिटी से हम सरकार बनाएंगे, कल राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट भी किया कि 24 घंटे इंतजार कीजिए और हौसला मत खोइए, हौसला रखिए, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आपको लग रहा है कि इस बार जो कांग्रेस है कि वो पिछली बार से भी नीचे जा सकती है? देखिए, 10:30 बजे तक करीब सिर्फ 9% वोट्स गिने जा चुके हैं। तो अभी भी ये रिजल्ट फाइनल नहीं है, पर 2-3 चीज फाइनल लग रही है कि सरकार तो मोदी की बनेगी, मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा लगभग तय हो रहा है। लेकिन मैं मानती हूँ कि और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने जो भी कहा है, एक नेता को, और वो भी राष्ट्रीय पक्ष के नेता हो, उसको ऐसा बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है। पार्टी तो घर नहीं चली जाएगी अगर हार जाएगी तो भी। सो ये सब समझने की बात है। पर मुझे लगता है मोटे तरीके पे जो भी रुझान आए हैं, दिख रहा है कि देयर वाज अ मोदी सुनामी, मोदी वेव था। ये बहुत सारे जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो हम बहुत करीब 30-40 साल से जो सीट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां भी अगर बीजेपी के बहुत खराब कैंडिडेट जीत रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि आधे से ज्यादा कैंडिडेट सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं जो हारने लायक थे, क्योंकि मोदी थे। सो मुझे लगता है ये ज्यादा तो मोदी एक ही कारण से ये रिजल्ट दिख रहे हैं कि लोगों ने ऐसे तय कर लिया कि बहुत सारे इश्यूज है, जॉब्स नहीं है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, लेकिन मोदी को एक मौका